हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको चैप्टर का एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू दे दिया था। यहां पर क्या करने वाला हूं, यहां पर उसी का कंटिन्यूएशन होगा, यानी कि आपको थोड़ा सा और डेप्थ में ले जाऊंगा। ठीक है, यहां पर कौन से कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में देखा जाएगा, और कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हो एब्सोल्यूटिस्ट है, यूटोपियन है, तो ये सब चीजें क्या है वो हम देखेंगे। और इसके अलावा नेशनलिज्म इन यूरोप जो है, वहां पर कौन सी नेशनलिज्म कहां पर मेनली हमको मतलब पढ़ना है, या कहां पर मेनली वो हुआ, वो चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपकी किताब में, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है ऑब्वियसली, तो उसका मतलब जो है वो समझना जरूरी है। जैसे है एब्सोल्यूटिस्ट, तो ये एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल विदाउट रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा कि अगर मान लो कहीं पे मोनार्की सिस्टम है, जो वहां पे पहले चलता ही था, तो मोनार्की यानी वहां राजा महाराजा का अगर किसी कंट्री में अगर सिस्टम चल रहा है, या किसी जगह पे अगर सिस्टम चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो राजा महाराजा एक बंदा है। अगर वो चाहे, अगर वो अच्छा कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो बुरा चाहे तो वो अकेले, उसके ऊपर पूरी अथॉरिटी है, जो मन करे वो कर सकता है, यानी उसके पावर की कोई लिमिट नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? ठीक है, इस तरह के शासन को हम क्या कहते हैं? इसके लिए टर्म दिया गया है एब्सोल्यूटिस्ट। ठीक है, अगला है सेकंड वाला यूटोपियन। तो ये यूटोपियन क्या है? एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी विच प्रिंसिपली डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या? जिसको आप राम राज्य, जैसे हमारे यहां पे राम राज्य ये टर्म यूज किया जाता है, कि मतलब ऐसा वाला सिस्टम, ऐसा गवर्नेंस जहां पर गवर्नमेंट की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, जो अपने आप से सेल्फ तरीके से बहुत बेहतरीन वे पे चलता है। ठीक है, एक ऐसा मतलब आइडियल आप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हो। ठीक है, जहां पर, या आइडियल सोसाइटी जहां पर क्या होता है कि गवर्नमेंट का इतना जरूरत ही नहीं, बिकॉज वहां के लोग ही अपनी चीजों को संभाल ले रहे हैं। ठीक है, अपना गवर्नेंस को बहुत बेहतर कर रखा है। तो ये चीज वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पर ये इमेजिनरी ये टर्म यूज किया गया है। ओके, क्योंकि हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स होते ही हैं, राइट। अगला है ये सफरेज। सफरेज क्या होता है? इट इज द राइट टू वोट। वोट करने की जो राइट है, उसको, उस अथॉरिटी को सफरेज कहा जाता है। अगला है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या होता है? अब फेमिनाइन या फीमेल, ये टर्म से आप समझ सकते हो यहां पर इसका मतलब क्या होगा। फेमिनिस्ट का मतलब है कि ऐसी थॉट या ऐसी आइडियोलॉजी जहां पर ये सोचा जाता है कि फीमेल्स को भी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली जो है बराबर का हक होना चाहिए, जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की सोच जो है, वैसे अच्छी सोच है ये, तो इस थॉट को क्या कहा जाता है? फेमिनिस्ट। क्योंकि यहां पर आप जानते हो कि पुराने जमाने में या उस टाइम के यूरोपियन सोसाइटी में फीमेल्स को वोट करने का अधिकार नहीं था, और बहुत सारी राइट्स उनके पास नहीं थी। ठीक है, तो ये जो थॉट है ये भी आना चाहिए ही था। अवेयरनेस ऑफ विमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स। ठीक है, अगला है एलिगरी, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था ऑलरेडी। एलिगरी क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया और थॉट थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। जैसे कि हम अपने देश के लिए एक पर्सोनिफाई कर दिया, हमने भारत माता कह दिया, जिससे क्या होता है? एक अलग ही इमोशनल बॉन्डिंग जुड़ जाती है। तो ये ऐसे चीजों को पर्सोनिफाई करना, या थॉट्स को पर्सोनिफाई करना, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एलिगरी। ठीक है, किसी चीज को किसी के लिए सिंबलाइज करना। ओके, इसके बाद जैसे कि स्वॉर्ड, तलवार जो होता है एलिगरी में, जो तलवार सपोज हम अज्यूम कर रहे हैं, या उस सोसाइटी में भी, उस यूरोपियन सोसाइटी में भी स्वॉर्ड का मतलब क्या होता था? अगर किसी स्टैचू के हाथ में तलवार है तो उसका मतलब क्या है? कि हम जो है लड़ाई के लिए तैयार है, हम अपनी मतलब डिफेंस जो है वो कर सकते हैं। तो वो ब्रेवरी बताता था। ठीक है, अगला है, अब यहां पर
जो नेशनलिज्म इन यूरोप की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन से नेशंस जो है कब कब एग्जैक्टली एग्जिस्टेंस में आए, कब वो मतलब एग्जैक्टली नेशन स्टेट बने, वो चीजें यहाँ बताई जाएंगी। ठीक है, जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है बेसिकली। तो ये इवेंट जो नेशनलिज्म इन यूरोप का है वो स्टार्ट यहाँ से करो। नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, तो ये जो ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, वहां का नेशनलिज्म जो पीरियड था जब से शुरू हुआ, देखो बहुत लंबा, 1688 से लेके फाइनली 1801 में ये ग्रेट ब्रिटेन या जो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है कह सकते हो आप, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड आते हैं। ओके, इसके बाद अगला है, देखो ये तो 1801 तक तो हो गया। अगला आया फ्रांस का, लेकिन देखो ग्रेट ब्रिटेन वाले में वो क्या है, बस ऐसे एक पॉलिटिकली उसको जोड़ दिया गया। पर यहां वाले केस में आप कह सकते हो कि जो एक्चुअल नेशनलिज्म का थॉट है या जो रेवोल्यूशन वाला पार्ट है वो स्टार्ट यहां से हुआ। इसके लिए फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप किसको मानते हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन को। ठीक है, तो नेशनलिज्म इन फ्रांस जो है वो कब से कब तक के बीच में ये चीजें मतलब सेट हो गई, तो इट वाज फ्रॉम 1830 टू 1848। हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो फाइनली नेशन स्टेट फ्रांस का बनना था वो यहां बताया मैंने। इसके बाद है नेक्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो यानी ये जो इटली है ये यूनिफाई होके एक नेशन स्टेट बना, उसका पीरियड क्या है? 1859 से 1861। इसके बाद बारी आई यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, तो जर्मनी जो है वो तैयार हुआ एज अ नेशन स्टेट 1866 से लेके 1871 के बीच में, यानी यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ 1871 में जर्मनी का, और इटली का हुआ 61 में। ठीक है, इसके बाद फाइनली यहां पर जो बाल्कन्स जो हम मतलब एंड में चैप्टर के दिया है, तो बाल्कन्स वाला जो पूरा रीजन है उसका वहां पर नेशनलिज्म का जो पीरियड था इट वाज फ्रॉम 1871 से लेके जो वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड शुरू हो गया, ठीक है 1814 तक। ओके, यहां पर नेशनलिज्म इस पीरियड में हुआ। ओके, फाइनली अब यहां पर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो इस पूरे इवेंट से, इस नेशनलिज्म इन यूरोप से जुड़े हुए हैं। यहां पर मैंने आपको 9 कैरेक्टर्स बताए हैं और वैसे ही 9 इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी बताऊंगा मैं। क्या है देखो, सबसे पहला ये फ्रेडरिक सोरियू। तो ये फ्रेडरिक सोरियू जो है वो एक आर्टिस्ट था, फ्रेंच आर्टिस्ट, जो कि जिसने एक बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाई थी जिसमें उसने विजुअलाइज किया था कि पूरा जो यूरोप है वहां पर डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स होंगी। मतलब क्या? मतलब पूरे पब्लिक की सरकार, वहां पर सिटीजन्स की सरकार होगी, ऐसा उसने एक पेंटिंग बनाया था। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रांस के लिए, वो इसमें ओवरऑल यूरोप के लिए वो चीज बनी थी। ठीक है, सो अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु विजुअलाइज्ड हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। इसके बाद बारी आती है अगले महानुभाव की, दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन जो है, जानते ही थोड़ा इवेंट हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दिया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ 1889 को, उसके बाद जो है एंट्री हुई वहीं पर, वहां पर पॉलिटिकली किसके? नेपोलियन की। तो ही वॉज फ्रेंच डिक्टेटर हु अगेन डिमोलिस्ड, मतलब जो डेमोक्रेसी वहां पर आई थी उसको फिर खत्म कर दिया कुछ ही पीरियड में नेपोलियन ने। हालांकि वो भी ज्यादा टिक नहीं पाए, पर फिर भी वो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नेम है। इसके बाद है लुइस फिलिपी या लुइस फिलिप। ठीक है, ये जो बंदा है कौन है ये? ही वॉज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ फ्रांस आफ्टर जुलाई रेवोल्यूशन 1830। तो यानी कि नेपोलियन आया फ्रांस में, वो मतलब डिक्टेटर बन गया। उसके बाद बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। ठीक है, वो हम आगे यहाँ पर मतलब कल भी लास्ट वाले वीडियो में भी हमने देखा है, और उसके बारे में डिटेल तो हम आगे करने वाले हैं, जो एज अ क्वेश्चन जो उसमें चीजें पॉइंट्स आ सकती है वो हम देखेंगे। तो नेपोलियन के मतलब को हरा दिया गया, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज ने उसको हरा दिया, और या फिर दूसरे यूरोपियन एम्पायर्स ने उसको हरा दिया जो कंजर्वेटिज्म में बिलीव करते थे। और फिर नेपोलियन जब हट गया तो उसके बाद में वहां पर और भी बहुत सारी चीजें हुई, लोग जो है उन्होंने मिलके और फिर लुइस फिलिप को वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क
ऐसा नहीं कि 100% राजा, जो लोगों की सुनता है, ऐसा वाला। ओके, और ये हुआ था जुलाई रेवोल्यूशन के बाद, दैट इज 1830 में। ये क्या है जुलाई रेवोल्यूशन, चीजें हम देखेंगे आगे। ओके, इसके बाद एक और नाम आता है केजर विलियम वन का। ये कहां से है भाई? नेपोलियन और ये लुइस फिलिप तो फ्रांस के थे। ये जो है ये जर्मन एम्परर। ही वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर आफ्टर यूनिफिकेशन, दैट इज 1871 में जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, उसके बाद में केजर विलियम वन को वहां का एम्परर बनाया गया। ठीक है, 5th में और 6th में और 7th में, यहां पर मैंने जो 3 नाम दिए ना, ये तीनों आप एक दूसरे के साथ ही समझ सकते हो कि क्योंकि ये क्या थे, ये लोग रेवोल्यूशनरीज थे जो बिलीव करते थे कि मतलब ऑब्वियसली सब तीनों इटली से थे, और ये इटली के यूनिफिकेशन में इन तीनों का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है जुसेपे मैज़ीनी का। ये जो है ही एस्टेब्लिश्ड यंग इटली, ये सीक्रेट सोसाइटीज जो फॉर्म हुई, ये लोग चाहते थे कि भाई जो राजा महाराजा का सिस्टम है वो खत्म हो जाए और हमारा एक नेशन स्टेट बने इटली का। तो उसी के वजह से अब इन्होंने, सिर्फ ऐसा नहीं कि इटली के लिए, पूरे यूरोप के लिए भी अब ये थॉट था, यंग इटली इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और वैसे ही यंग यूरोप। तो इस तरीके से वो चाहते थे कि भाई यहाँ पर नेशनलिज्म वाला जो आइडिया है वो अच्छा खासा आ जाए। और ये जो यंग इटली बनाया था, ये कब बनाया गया था? 1831 में। ओके, इसके बाद जो अगला नाम है वो है जुसेपे गरीबाल्डी। तो ये जुसेपे गरीबाल्डी जो थे वो अगेन इटली के यूनिफिकेशन में इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ही लीडेड आर्म्ड वॉलंटियर्स, मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया था इटली के यूनिफिकेशन के लिए, है ना। और यहां पर इनको बिस्मार्क ऑफ इटली भी कहा जाता है, इनको बिस्मार्क ऑफ इटली भी कहा जाता है। मैं एक और टर्म बताऊंगा इन तीनों को लेके। वैसे एक और नाम है यहां पर इटली के यूनिफिकेशन में जिनका आता है, दैट इज काउंट कैमिलो दे केवर। तो ये जो नाम है काउंट कैमिलो डी केवर, नाम तो भाई बड़ा खतरनाक वाला लग रहा है, और काम भी इनका वैसे ही था। इनको एक्चुअली एक पॉइंट पे प्राइम मिनिस्टर बने थे इटली के। ही लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई इटली, मतलब इटली के यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल इनका भी माना जाता है। अब देखो इन तीनों नाम को लेके क्या कहा जाता है वहां पे टर्म, जुसेपे मैज़ीनी को वहां पे सोल ऑफ इटली कहा जाता है, मतलब जो कह सकते हो पूरा जो अंतरात्मा है इटली का। ओके, दूसरा है जुसेपे गैरिबाल्डी, तो ये जो इनको वहां का, एक तो मैंने नाम दे दिया बिस्मार्क ऑफ इटली कहा जाता है इनको। बिस्मार्क क्या है वो तुमको आगे समझ में आएगा, वो एक और नाम है जो एक बहुत बड़ा उनका भी रोल था। देखते हैं इटली में नहीं, दूसरी जगह पे। ओके, और इसके बाद इनको क्या कहा जाता है, जैसे इनको मैज़ीनी को सोल ऑफ इटली कहा जाता है, गैरिबाल्डी को स्वॉर्ड ऑफ इटली कहा जाता है, तलवार, इटली की तलवार। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने मिलिट्री का जो स्ट्रेंथ है वहां पे, उससे आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रेंथ बनाई थी, और उससे इटली का यूनिफिकेशन में हेल्प हुआ था। और केवर को क्या माना जाता है? इनको कहा जाता है ब्रेन ऑफ इटली, क्योंकि इन्होंने बहुत इंटेलिजेंट वे में जो है चीजें करी थी, और जिसकी वजह से इटली का यूनिफिकेशन हो पाया। सोल ऑफ इटली, स्वॉर्ड ऑफ इटली, और ये है ब्रेन ऑफ इटली। ठीक है, और बाद में जाके ये केवर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी हम पॉइंट देखेंगे। देखो यहां पर एक और नाम आता है जो इटली से जुड़ा हुआ है, विक्टर इमैनुअल टू। ही बिकेम किंग ऑफ इटली इन 1861, यानी जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ तो इनको वहां का राजा बनाया गया। ओके, अब आप बोल रहे हो कि सर राजा का सिस्टम नहीं चाहते थे फिर राजा बना दिया, तो ये मतलब क्या है, मतलब नॉमिनल कह सकते हो आप, मतलब ऐसी सरकार जो कि ऐसा राजा जो लोगों की सुनता हो, नहीं सुनेगा तो भाई वो कंसेंट नहीं होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, इसके बाद 9th जो नाम है यहां पर वो है ऑटो वॉन बिस्मार्क। अब बिस्मार्क जो मैंने टाइटल दिया था यहां पर गरीबाल्डी के लिए, उनको बिस्मार्क ऑफ इटली कहा जाता है। तो असल में बिस्मार्क कहां के थे? बिस्मार्क थे आपके जर्मनी के। ठीक है, यहां पर स्पेलिंग थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना। बिस्मार्क थे जर्मनी के। ही फॉट 3 वॉर्स टू यूनिफाई जर्मनी।
जर्मनी के यूनिफिकेशन में बस एक ही बंदा जबरदस्त तरीके से काम किया। यहाँ पर इटली के यूनिफिकेशन में देखो ये 3 आदमी का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन जर्मनी के यूनिफिकेशन में बिस्मार्क अकेले ही एकदम खतरनाक आदमी, इसके लिए इनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता था वहां पर। अब वो कौन से 3 वॉर थे वो भी आगे हम देख लेंगे, ठीक है। ही फॉट 3 वॉर्स टू यूनिफाई जर्मनी। अब इसके बाद अब यूनिफाई करने का मतलब क्या है, हम यूनिफिकेशन बोल रहे हैं, ये है क्या चीज। तो असल में मैंने बताया, हमने कल मतलब ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो वहां पर यूरोपियन सोसाइटी में बहुत डाइवर्सिटी थी, हर जगह पे अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग है ना लोग वहां पर रहते थे, डाइवर्सिटी ज्यादा थी। तो इस तरीके से अब यूनाइट करना, जर्मन स्पीकिंग को अलग यूनाइट करना और वैसे ही फ्रेंच स्पीकिंग को, तो ये चीज बहुत जो है यहाँ पर जर्मन इटली के लिए तो खास ये चीज बहुत मुश्किल थी, ठीक है। जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन को हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ेंगे और डेप्थ में, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा अगला जो है वो है इंपॉर्टेंट इवेंट्स। कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, और ये टर्म्स भी आपको वैसे पता होने चाहिए। तो एक तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पता है, हमने 9th में भी पढ़ा था, पिछली वीडियो में भी देखा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड 1789। फ्रांस में जो है राजा के खिलाफ आवाजें उठने लगी। इसके बाद एक और इवेंट जो आपको ध्यान रखना है वो है द सिविल कोड, या फिर इसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। 1804 में आया फ्रांस में, नेपोलियन ने लाया, जिसमें चीजें कुछ नई नई आइडियोलॉजीज नेपोलियन ने लाई ताकि लोगों का टेंशन कम हो, ठीक है। लेकिन नेपोलियन के कुछ पर्सनल ऐसे आइडियोलॉजी थे जो लोगों के टेंशन को बढ़ा रहे थे। हम आगे वो चीजें देखेंगे डिटेल्स में, ठीक है। इसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना। तो ये जो ट्रीटी ऑफ वियना है ये कब हुआ, कहाँ हुआ, जब नेपोलियन को हराया गया, है ना। जो बाकी कंट्रीज या बाकी जो एम्पायर्स थे उन्होंने मिलके नेपोलियन को हराया। और कौन से बैटल में हराया, बैटल ऑफ वाटरलू में। और उस बैटल के बाद में फिर से फ्रांस में ये जो दूसरे एम्पायर से इन्होंने क्या किया, ये नहीं चाहते थे कि राजा महाराजा का मोनार्की वाला सिस्टम खत्म हो, इसलिए उन्होंने फिर से फ्रांस में क्या किया, वापस जो मोनार्की सिस्टम है बोर्बन एम्पायर को रीसेट कर दिया, है ना। और जो चीजें नेपोलियन ने चेंज करी थी जो लोगों के फेवर में थी, उन सब चीजों को अंडू कर दिया। और इसी ट्रीटी को क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं, जो 1815 में साइन हुआ। इसके बाद है 4th वाला ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप ऑफ 1830। ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप ऑफ 1830, ये मेरे ख्याल से एज ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर का है। तो 1830 में ऐसा कौन सा इकोनॉमिक हार्डशिप आया और क्यों आया। यूरोप की पॉपुलेशन जबरदस्त बढ़ी उस पीरियड में। पॉपुलेशन बढ़ गई तो दूसरी चीजें बहुत डिफिकल्ट, मतलब पॉवर्टी आ जाएगी वहां पे। उस वक्त क्रॉप भी जो है वो उतना अच्छे से ग्रो नहीं हो पाया। तो देखो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फूड नहीं मिल रहा। जो वहां पर वहां के जो टाउन्स थे, वहां के छोटे मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, जो समझो कि हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाते थे, उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। जो इंग्लैंड से मशीनरीज आ रही है जो ऑटोमेटिक चीजों को बना रही है, और तो ऑब्वियसली इनकी चीजें जो है वो उतनी नहीं चलेंगी, महंगी होगी, और वो जो मशीन से बन रहा है सस्ता होगा। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, मशीन से काम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। लोग जो है गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, और ज्यादा पॉपुलेशन शहरों की तरफ चला गया तो वहां पर जो कंडीशंस है वो भी खराब हो रही है। तो इन सब रीजंस की वजह से वहां पर जो यूरोप की कंडीशन है, ठीक है, और खासकर फ्रांस की अगर बात करें तो बहुत ही बुरी हो गई, लोग जो है रोड पे आ गए। तो ये इसी को कहा जाता है ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप ऑफ 1830s के जो पीरियड में था, उस पीरियड में, ठीक है। इसके बाद है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कौन सा ट्रीटी है भाई, 1832 का। ये है ग्रीस के इंडिपेंडेंस का, ठीक है। तो यहां पर ग्रीक इंडिपेंडेंस का के लिए जो ट्रीटी साइन हुआ था, इट इज ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और ये ज़ोल्वेरीन क्या है भाई, तो ये जो ज़ोल्वेरीन है, ये ज़ोल्वेराइन जो है वो एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया था स्पेशली ट्रेड के लिए, कि ट्रेड का जो बैरियर है उसको खत्म किया जाए, जो इतनी सारी करेंसी चल रही है उसको कम किया जाए, ठीक है। 30 के आसपास करेंसीज चल रही है तो उसको खत्म करके 2 करेंसीज चलाया गया,
और जो बहुत सारे ट्रेड बैरियर टैक्सेस, जो इंटरनल टैक्सेस लग रहे हैं ट्रांसपोर्ट में कस्टम के, तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जर्मन स्टेट्स ने मिलके ये ज़ोल्वराइन एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया 1834 में। इसके बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ का है भाई? तो ये है अगेन जर्मनी का। तो जर्मनी में क्या हुआ, एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था, और फ्रांस में कौन से राजा सेट हुए थे भाई? लुइस फिलिप का जो पीरियड था उस टाइम पे ही फ्रांस में देखो कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, 30s की बात हो रही है, देखो वहां पर हार्डशिप शुरू हो गई। तो उन्होंने क्या किया, वहां के लोगों ने इस राजा को भी हटा दिया। चल यार कुछ काम नहीं हो पा रहा है, ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, इससे हमारा कंट्री जो है और बर्बाद हो रहा है। तो इस तरीके से जब वो चीज हुई तो यहाँ पर जर्मनी में भी क्या हुआ, लोगों का जो जोश है वो बढ़ गया कि नहीं हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि हमारी भी गरीबी दूर हो। और वहाँ के फिर लोगों ने और वहाँ के लीडर्स ने क्या किया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेट किया। अलग अलग डेलीगेट्स जो होते हैं जो उनके अलग अलग एरियाज से, उससे उन्होंने चुन के और नेशनल असेंबली फॉर्म करी और एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वहाँ पर सेट किया गया 1848 में। ठीक है, वो पार्लियामेंट वहाँ पर शुरू हुआ। ओके, इसके बाद है यूनिफिकेशंस। कौन सा मेनली जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ 1861 में। हमने यहाँ पर देखा कौन कौन इंपॉर्टेंट यहाँ पर पर्सन्स थे। और इसके बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन में मैंने बताया कि बिस्मार्क का इंपॉर्टेंट रोल है। 3 वॉर वहाँ लड़े गए, देखो कौन से हैं। वैसे यूनिफिकेशन जो है जर्मनी का कंप्लीट हुआ था 1871 में। ठीक है, इटली का 61 में, जर्मनी का 71 में। जर्मनी के यूनिफिकेशन में जो 3 वॉर बिस्मार्क ने लड़े वो कौन से थे? डैनिश प्रूशियन वॉर। प्रूशिया यानी आप जर्मनी ये टर्म याद रखो। ठीक है, प्रूशिया अब वो वैसा पुराना नाम है। ठीक है, अब आप समझो कि वो जर्मनी की लड़ाई डैनिश से हो रही है। डैनिश प्रूशियन वॉर 1864 का, फिर ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर 1866 का, और उसके बाद फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870 और 71। ये वॉर क्यों लड़ा? जब जर्मनी का यूनिफिकेशन करना है तो ये वॉर क्यों लड़ रहा है? तो एक्चुअली जर्मन स्टेट जो है बहुत स्कैटर्ड थे ना, तो उसको इकट्ठा करना था। अलग अलग कंट्रीज के पास भी है वो, है ना, ऑस्ट्रियन अंपायर के पास है, फ्रांस के पास है, तो इस तरह से उन सब से लेना है। जैसे फ्रांस के पास एल्सेस और लॉरेन था, ये एक ऐसी जगह थी जहां पे ज्यादा जर्मन स्पीकिंग लोग थे। तो इन सब से अगर वो जगह लेनी है तभी तो यूनिफिकेशन होगा। तो इसलिए इनको ये वॉर लड़ना पड़ा बिस्मार्क को। और बिस्मार्क ने इसको बहुत इंटेलिजेंट वे में, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ में ये लड़ाई की थी। ठीक है, और इसलिए इसको बिस्मार्क को बहुत ही स्ट्रांग बंदा माना जाता है जर्मनी का। ठीक है, इसके बाद फाइनली 9th पॉइंट क्या दिया है यहाँ पर, इवेंट क्या दिया हुआ है, बाल्कन्स का टेंशन। तो ये बाल्कन का जो कंट्रोल है ये इसको मतलब, क्योंकि वहां पर क्या थी, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, अलग अलग जर्मन स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, बहुत सारे टाइप के लोग थे। तो ये सभी एम्पायर्स या सभी नेशंस क्या चाहते थे कि भाई हम जो है बाल्कन्स पे हमारा कब्जा होना चाहिए। तो इसको लेके यूरोप के आपस में कंट्रीज में ही लड़ाई छिड़ने लगी या आपस में ही टेंशन बढ़ने लगा। और इसी टेंशन का फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि 1914 में क्या हुआ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक अच्छा खासा डेप्थ जो है चैप्टर का समझ लिया है। और बाकी चीज़ें जो अब जो हमारे इवेंट्स के अंदर की है, जैसे कि सिविल कोड में क्या था, ठीक है, यूनिफिकेशन में क्या क्या डेप्थ चीज़ें हुई डिटेल में, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।